नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय। देखो, जो डीसी मोटर होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम ये चार लॉ में से कौन सी रूल के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, जो डीसी मोटर होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इसे हम डीसी जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोल ऑफ ए लाप उंड जनरेटर इज डबल देन द जनरेटेड ईएमएफ। देखो, एक लाप उंड जनरेटर अगर उसका नंबर ऑफ पोल डबल होता है तो उस टाइम उसका जो जनरेटेड ईएमएफ होता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/Z/N डिवाइड बाई 60A, ये होता है जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर पोल टू टाइम होगा, देखो एक बात याद रखो, अगर लाप उंड जनरेटर है, लाप में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल जितना होता है पैरेलल पाथ भी उतना ही होता है। अगर नंबर ऑफ पोल टू टाइम होगा, दो गुना होगा, डबल होगा, तो पैरेलल पाथ भी टू टाइम डबल होगा। तो इसीलिए देखो ऊपर में ये P, नीचे का A, अगर P टू टाइम होगा तो A भी टू टाइम होगा, तो आपस में टू कैंसिल होंगे, तो जितना था उतना ही रहेगा। तो इसीलिए एक लाप उंड जनरेटर का अगर नंबर ऑफ पोल डबल होता है तो उस कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा, रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाप उंड जनरेटर में जो पोल और पैरेलल पाथ दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेनर डायोड इज यूज फॉर। देखो, जो जेनर डायोड होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, या रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, या ऑक्सीलेशन के लिए यूज करते हैं, या स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो जेनर डायोड होता है उसको हम स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो ये जो जेनर डायोड होता है क्या होता है, देखो जो सिंबल होता है, देखो ये डायोड होता है, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। तो इसको हम हमेशा रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्शन करते हैं, मीन्स इसका पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करते हैं। और इसका काम क्या होता है ना, ये स्टेबलाइजेशन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो फिगर है ये हमारा जेनर डायोड का फिगर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली। देखो, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, ये 1 के साथ बराबर होता है, या 1 से ज़्यादा होता है, या 1 से कम होता है, या 2 से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है ना, देखो डायामैग्नेटिक मीन्स लेस देन 1, 1 से कम होता है। और 1 से ज़्यादा किसका होता है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। और 1 से बहुत ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटर ऑपरेट ऑन डैश कंडीशन। देखो, जो आइसोलेटर होता है वो नो लोड कंडीशन में काम करता है, या फुल लोड कंडीशन में काम करता है, या ऑन लोड कंडीशन में काम करता है, या हाफ लोड कंडीशन में काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आइसोलेटर होता है उसको हम नो लोड कंडीशन में ही यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज फॉर द ट्रांसफार्मर रेटिंग अप टू। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कूलिंग करते हैं। तो ये जो कितने रेंज तक मीन्स कितने केवीए तक ट्रांसफार्मर को रेटिंग ट्रांसफार्मर को हम नेचुरल एयर कूलिंग करने के लिए हम नेचुरल एयर कूलिंग का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा 5 से लेकर 10 केवीए के बीच में जो ट्रांसफार्मर रहता है उसको हम कूलिंग करने के लिए हम नेचुरल एयर कूलिंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, एक होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्वेश्चन में है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा,
पी टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में आता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी कैरियर होता है हमारा हॉल होता है और माइनॉरिटी कैरियर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसका जस्ट रिवर्स होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जस्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर का जस्ट रिवर्स होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस व्हिच कंडक्ट द हाई वोल्टेज सर्जेस ऑन द पावर सिस्टम टू द ग्राउंड। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जब उस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लाइटनिंग मीन्स बिजली गिरता है तब जो एक्सेस वोल्टेज फ्लो होता है कौन फ्यूज, रिले या सर्किट ब्रेकर या लाइटनिंग अरेस्टर, इनमें से कौन ये हाई वोल्टेज को डायरेक्ट ग्राउंड तक लाता है। तो इसका आंसर होगा जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका काम क्या होता है ना, लाइटनिंग अरेस्टर इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस व्हिच कंडक्ट द हाई वोल्टेज सर्जेस ऑन द पावर सिस्टम टू द ग्राउंड। ये कौन को करता है ना, लाइटनिंग अरेस्टर। जब ट्रांसमिशन लाइन में बिजली गिरता है तब हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। यह हाई वोल्टेज क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर इस हाई वोल्टेज सर्जेस को ग्राउंड तक लाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो डेप्थ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, कितने जमीन के कितने अंदर तक हम इलेक्ट्रोड को रखेंगे वो डिपेंड करता है, तो ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा। मॉइस्चर भी डिपेंड करता है तो ये भी नहीं होगा। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑपरेटिंग टाइम। जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो अर्थ रेजिस्टेंस में डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंक्रोनस मोटर विल डिलीवर मैक्सिमम पावर व्हेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर कब मैक्सिमम पावर डिलीवर, कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, जब लोड एंगल 45 डिग्री होता है, या जब लोड एंगल 0 डिग्री होता है, या जब इनपुट पावर यूनिटी होता है, या जब लोड एंगल इज इक्वल टू इंटरनल एंगल होता है। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब लोड एंगल और इंटरनल एंगल दोनों आपस में बराबर इक्वल होते हैं उस कंडीशन में एक सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।